कर दूं start? Good morning, good afternoon, and good evening as per the time you are watching the video. This is Constitution of India for CS Executive December and June 2026 attempt. Um, because a lot of chapters have been deleted recently, the weightage has been changed and it has a huge impact on the Constitution of India. इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है जो हमने दिसंबर 25 वाले अटेम्प्ट में के क्वेश्चंस में भी देखा. JIGL में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CSET में भी है, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन CS एग्जीक्यूटिव पढ़ाया जा रहा है. हम इसे वन शॉट में एक रिविजन फॉर्म में पढ़ेंगे. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिनका या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करने का मन है, या उन्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, या उनका कुछ बीच में मिस हो गया है, या फिर उन्हें एज सच सिर्फ रिविजन करना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एक बॉर्डर लाइन या बाउंड्री लाइन सेट करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है US और UK का, जहां हमने हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को और उसके अलावा बाकी सारे कंटेंट्स को US और UK के साथ मिलके उठाया है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे. इसके अंदर उस समय में 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे. क्योंकि अमेंडमेंट हो गया तो 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब अगर बात करें तो एक ग्रैंड नॉर्म है, दैट इज ये बाकी जितने भी लॉ हैं उनका सोर्स है. मतलब अगर इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से कोई एक्ट या कोई लॉ बनता है तो उसका हमेशा सोर्स क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर आपने कोई भी एक्ट या लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, या वो किसी प्रिंसिपल को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वॉयलेट करता है, तो वो नया बनाया हुआ जो एक्ट होगा वो नल एंड वॉइड कहलाएगा. सो एनी एक्ट विच इज मेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी कंसिडर्ड टू बी नल एंड वॉइड इफ इट वॉयलेट्स एनी काइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आर्टिकल्स. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें BR अम्बेडकर जी ने दिया है ऐसा कहा जाता है, तो हम एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. 6 दिसंबर 1946 को एक कमेटी बनी जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के दिया. BR अम्बेडकर joined this committee on 29th of August 1947, that is after India received its independence, and majorly the contribution was from his side, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 26 ऑफ नवंबर 1949 को, और ये इन्फोर्स हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950 को. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक 26 ऑफ जनवरी 1950 को इफेक्टिव होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये अडॉप्ट हो चुका है 26 ऑफ नवंबर 1949 में. बिफोर वी स्टडी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसके प्रियम्बल की अगर बात करें तो इसके प्रियम्बल ने हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए. जैसे प्रियम्बल, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये समझाता है कि इंडिया को हमें सोवरीन बनाना है. सोवरीन का मतलब होता है हमें इंडिपेंडेंट और फ्री कंट्री की रिक्वायरमेंट है, जो उस समय की नीड ऑफ द आवर थी. उसके बाद सोशलिस्ट कंट्री है, दैट इज हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी सर्व होना चाहिए. हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या ग्रुप के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे. वी विल बी डूइंग एनी सच थिंग्स विच इज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. इसके बाद इंडिया का सेक्युलरिज्म सामने आता है, दैट इज इंडिया विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. इंडिया शैल बी अ कंट्री वेयर देयर विल बी अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम हर रिलीजन को प्रमोट, हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं. नो रिलीजन इज बार्ड, हर रिलीजन यहाँ पर एक्सेप्टेड होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मोनार्की रूल खत्म किया गया, इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाया गया है. अनलाइक दुबई, हम किसी भी इंडिया के स्टेट में चले जाएं, हमारा जो रूलर होगा वो कॉमन होगा. देयर विल बी नो किंग और क्वीन रूल, द रूलर शैल ओनली बी वन, दैट इज इंडिया एज अ होल के लिए एक सिंगल किंग रूल एप्लीकेबल होगा. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक भी बोला जाता है क्योंकि हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हम वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद जो पर्सन, हम जिस पर्सन को वोट डालते हैं वो हमारे लिए लीडर बन के सामने आता है.
अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारी लिबर्टी होना चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स की, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए, दैट इज एक बिलोंगिंगनेस चाहिए, एक ब्रदरहुड चाहिए। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई बातें हैं, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है जिन्हें लेकर के पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ है। ये चीजें ईईटी में भी आपने पढ़ी होंगी और ये यहाँ पर भी एक बार हमने इसको एक क्रक्स के फॉर्म में समझ लिया है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जिनमें राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में कवर्ड है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में कवर्ड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 की कहानी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 है, और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से आर्टिकल नंबर 32 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 31 को अबॉलिश कर दिया गया है। अब अगर हम इसके आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो उसके पहले हम इसके एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सवाल उठता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जवाब है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल बट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा, हर स्टेट की पुलिस अलग होगी, हर स्टेट का हाई कोर्ट अलग होगा, लेकिन वहीं पे इंडिया एज अ होल का प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट, उसकी सिटीजनशिप, उसका सुप्रीम कोर्ट, उसकी आर्मी, ये सब सिंगल होंगे। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर हो जाता है वो कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर एक यूनिटरी टेंडेंसी भी दिखाई देती है और एक फेडरल टेंडेंसी भी दिखाई देती है। हम बोल सकते हैं इट इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप एक पर्टिकुलर ऐसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो विच हैज अ फेडरल एज वेल एज अ यूनिटरी टेंडेंसी, तो हम बोलेंगे इट इज फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी। इस केस को इस बात को जस्टिफाई किया है एक केस लॉ ने जिसका नाम है केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। प्लीज इस केस लॉ को आप अच्छे से याद रखिए, इसका नाम याद रखिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टेंडेंसी, ऐसा केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ने बोला है। इसके अदर फीचर्स में आता है, अदर फीचर्स जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड है, उसे इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, वो रिटन है, उसे हैंड रिटन बनाया गया है, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने ये ईईटी के अंदर भी पढ़ा होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि सर इसके अंदर कोर्ट जो होगा, वो जुडिशरी का मीनिंग होता है कोर्ट, तो हर कोर्ट जो कभी भी कोई डिसीजन लेगा उसमें वो गवर्नमेंट तक को कोई सजेशंस दे सकता है। इट इज free to give the suggestions to the prime minister as well. So judge can give suggestions to the prime minister, and then it has a universal adult franchise. इसका मतलब होता है every person who is an adult and who is a citizen of India has the right to vote. हर person जो adult है और जो citizen of India है उसके पास में right to vote होते हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएस से हमने डिराइव किए हैं, बाकी सारी चीजें हमने यूके से डिराइव की है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो एक बेसिक आर्टिकल का कैटेगरी है आर्टिकल 12, 13 और 14 की। आर्टिकल नंबर 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन समझाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? स्टेट को डिफाइन किया है खुद आर्टिकल 12 ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 12 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखता है सर स्टेट इंक्लूड्स, मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या क्या आता है? कहता है स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of the state, and local and other authorities which are either formed within the territory of India or which are within the control of the government of India. मतलब state can be defined to include either central government or state government or such other authorities and municipalities or bodies which are either constituted by the central government under its control or which are constituted within the territory of India. That is local authorities, municipalities, village पंचायत, district boards, इनको सबको state के कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं। इसकी other authorities जैसे
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हो गया, ICSI हो गया, ICAI हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अदर ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट है, तो ये भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। इसमें एक केस लॉ बना था शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का, जिसके अकॉर्डिंग सवाल है क्या यूनिवर्सिटी भी स्टेट है, जवाब है हाँ, वो भी एक स्टेट है, क्योंकि वो एक अदर अथॉरिटी की कैटेगरी के अंदर कवर होता है। तो अगर स्टेट की डेफिनेशन को आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग बोले तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विच आर ईदर फॉर्म्ड विद इन द इंडियन टेरिटरी और विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इतने पे डेफिनेशन ऑफ द स्टेट खत्म नहीं होती है। इसको इंपॉर्टेंट है आप पढ़ने के लिए, याद रखिए कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले तो स्टेट की डेफिनेशन देने की जरूरत ही ये पड़ी कि भाई मुझे जो फंडामेंटल राइट चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो फंडामेंटल राइट्स मैं लूंगी किससे, तो बोल रहे सर स्टेट से लोगे, तो स्टेट है कौन ये बताना जरूरी होगा। अब ये कह रहा है कि सर अगर आप एक केस लॉ को रेफर करें, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो इसमें ये कहा गया है कि स्टेट वुड इंक्लूड ऑल अदर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज, स्टेट वुड इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटालिटी वर्ड है ये थोड़ा सा वेग वर्ड है, इस टर्म को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर आप RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन में हर वो गवर्नमेंट एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी आती है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। लेकिन क्योंकि ये टर्म क्लियरली डिफाइंड नहीं थी तो एक और केस हुआ जिसका नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट इंक्लूड्स एनी बॉडी विच ईदर विच फुलफिल्स द 4 कंडीशंस विच आर रिटन हियर। 4 कंडीशंस है जो आपको चेक करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि क्या ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्ट्रूमेंटालिटी है क्या इसे हम स्टेट बोल सकते हैं। जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर आप स्टेट हो तो मोनोपोली होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज में मोनोपोली होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, IRCTC के अलावा और कोई कंपनी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ट्रेन नहीं चलाता, दैट मींस IRCTC इज अ मोनोपोली, दैट इज इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इट इज कवर्ड। सेकेंड, everything which you do should be done in public interest, there should be no personal interest, there should be no personal benefit या financial interest of your own। आपको हर चीज जो करनी है वो public interest के अंदर करनी है to call yourself a state। तीसरी बात, the money which is involved is the government money, that is financial assistance should be involved, the money should be involved, the money which is involved should be of the government, and the fourth is the management and the control of must be of the government। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वो चीज स्टेट होगी, वरना वो स्टेट नहीं होगी। तो एग्जांपल अगर मैं पासपोर्ट अथॉरिटीज की बात करूं, अगर मैं इंडियन रेलवेज की बात करूं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये 4 कंडीशंस अप्लाई होती हुई दिखती है तो वो स्टेट है। मैं लाइसेंस जो से फॉर एग्जांपल हम ड्राइविंग लाइसेंस RTO से लेते हैं, तो क्या RTO अकेला है जो लाइसेंस दे सकता है या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, ऐसा कोई नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। क्या सारी गवर्नमेंट कंपनीज स्टेट है क्या, नहीं, सारी गवर्नमेंट कंपनीज स्टेट नहीं है, वही गवर्नमेंट कंपनीज स्टेट के डेफिनेशन में आएगी जो ये 4 कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो अगर मैं ओवरऑल आर्टिकल 12 का क्रक्स बताऊं, आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो वो कहता है सर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड legislative assemblies of the state, and then other authorities and other such organizations which are either within the territory of India or which are specifically declared which is stated as to be covered under the definition of the state। फिर एक केस हुआ RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज का, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट इंक्लूड्स एवरी एजेंसी एंड अदर इंस्ट्रूमेंटालिटी, बट द इंस्ट्रूमेंटालिटी वर्ड वाज अ वेग वर्ड। तो उसके लिए एक और केस हुआ अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का, जो हमें ये कहता है कि स्टेट
वुड इंक्लूड ओनली दोज थिंग्स या ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस जो 4 कंडीशन फुलफिल करती है। मोनोपोली होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट का होना चाहिए, एंड द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल शुड बी ऑफ द गवर्नमेंट। ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 12 कंप्लीट। अब बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13 एक बहुत ज्यादा कॉमन और इक्वालिटी से रिलेटेड राइट है। आर्टिकल नंबर 13 ऐसा कहता है कि आप अगर किसी भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो जो लॉ बनना चाहिए वो कभी भी इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना चाहिए। तो आर्टिकल 13 ने हमें ये समझाया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। Article 13 states that the fundamental rights are always supreme, and if the fundamental rights are always supreme and the fundamental rights are derived from US, so when they are supreme, जो सबसे ऊपर है वो fundamental rights है, तो कोई एक्ट या कोई लॉ अगर आप fundamental rights को वायलेट करते हुए बनाएंगे तो वो एक्ट या लॉ हमेशा null and void हो जाएगा। Article 13 states that the fundamental rights are supreme and any act or law which is made in violation of fundamental rights shall stand to be null and void. Now the question is, अगर हम आर्टिकल 13 को दो पार्ट्स में बांटे तो पहला पार्ट उसका ये कहता है कि कोई भी 13.1 एंड 13.2 पहले अगर देखें कहता है फर्दर, आज जब हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया है तो आज के आने वाले समय में कोई भी एक्ट या लॉ हम अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए बना देंगे तो वो नया बनाया हुआ एक्ट नल एंड वॉइड होगा क्योंकि इट इज नॉट इन कंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट्स। तो 13.2 बोलता है फर्दर लॉज अगर आप बनाएंगे और वो अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए बने तो वो हमेशा नल एंड वॉइड होंगे। लेकिन 13.1 क्या बोलता है? 13.1 बोलता है कि उन एक्ट का या उन लॉ का क्या जो ऑलरेडी आपने कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसके पहले से बना रखे थे। हो सकता है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले भी कोई एक्ट या लॉ थे, क्या वो एक्ट या लॉ अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उसका क्या होगा? तो सर हम ऐसा बोलेंगे कि सर अगर कोई एक्ट या लॉ ऑलरेडी बना हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया तो जो पास्ट लॉ है, जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जो पास्ट लॉ है उन्हें भी हम क्या मान लेंगे? वॉइड मान लेंगे। तो नो लॉ कैन बी मेड इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई एक्ट या लॉ हमने बनाया और अगर वो नया एक्ट है तो वो हम बना ही नहीं पाएंगे। अगर नया एक्ट फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हुए बनता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन पुराना जो एक्ट था जो इनकंसिस्टेंट था, क्या वो पूरा एक्ट इनकंसिस्टेंट हो ये जरूरी है क्या? तो अगर ऐसा हुआ कि उस पुराने एक्ट का कोई एक पार्ट इनकंसिस्टेंट है और बाकी का जो पार्ट है वो कंसिस्टेंट है, तो क्या पूरे एक्ट को हम वॉइड कर दें? तो उसके लिए हमें दो डॉक्ट्रीन लगाने पड़ेंगे। पहला डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो हमें ये बोलता है कि इफ एनी पार्ट ऑफ द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, then check whether that inconsistent part can be severed from the consistent part। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है क्या उसे कंसिस्टेंट वाले पार्ट से सेवर करना पॉसिबल है क्या? अगर ये सेवरिंग पॉसिबल है, अगर ये सेपरेशन पॉसिबल है तो आप ये सेपरेशन कर दीजिए। जब आप ये सेपरेशन कर देंगे तो जितना इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट है उसे बस आप कर देना वॉइड और बाकी का जो पार्ट है उसे वैलिड रहने देना। मतलब ये जो इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट है ना उसे आप सेवर करेंगे, सेपरेट करेंगे और उसे कर देंगे एक्लिप्स, मतलब आप उसे छुपा देंगे। आप उसे जीरो या नल एंड वॉइड नहीं करेंगे, आप उसे छुपा देंगे ताकि फ्यूचर में अगर कंसिस्टेंसी आ जाए तो उसे वापस एक्टिव या अलाइव किया जा सके। तो दो डॉक्ट्रीन एक साथ लगते हैं। क्या कहता है हमें डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी? कोई एक्ट जिसका एक पार्ट इनकंसिस्टेंट है और दूसरा पार्ट कंसिस्टेंट है तो चेक कीजिए क्या इनकंसिस्टेंट पार्ट को कंसिस्टेंट पार्ट से अलग करने पे भी एक्ट का मीनिंग निकलता है क्या? अगर हाँ तो इनकंसिस्टेंट वाले पार्ट को कीजिए सेवर और उसे कर दीजिए एक्लिप्स, मतलब उसे छुपा दीजिए और कंसिस्टेंट पार्ट को चलने दीजिए। लेकिन अगर सेपरेट
लगाएंगे, अगर आप सेवरेबिलिटी करने गए, अगर आपने सेपरेशन किया, तो जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसे कंसिस्टेंट पार्ट से या तो सेपरेट किया ही नहीं जा सकता है, या सेपरेट करने से जो बाकी का एरिया या जो बाकी का पार्ट है वो भी पूरा कोई मीनिंग नहीं रखेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में पूरे ही एक्ट को आप क्या कर दीजिए, वॉइड। So you need to check whether there is a severability possible. If yes, sever the inconsistent part and eclipse it. And if there is no severability possible, then the entire act shall be treated to be void. That is, आप अगर सेवरेबिलिटी लगा पाते हैं तो ही आप एक्लिप्स लगा पाएंगे। हम ये बोल सकते हैं फिर कि सेवरेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी है और एक्लिप्स उसका पोस्टीरियर राइट्स है। तो सेवरेबिलिटी इज द बेसिस फॉर एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स को हैंड इन हैंड। इसके बाद इसी आर्टिकल 13 ने ये कहा कि राइट टू वेवर ऑफ राइट होता है। मतलब क्या कोई पर्सन अपने राइट को वेव कर सकता है? तो जवाब है यस, अ पर्सन कैन वेव ऑल द राइट्स एक्सेप्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। दैट इज, अ पर्सन कैन वेव हिज राइट टू मैरी बट ही कैन नॉट वेव हिज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, आप उसे वेव नहीं कर सकते हो। राइट टू मैरी आपका खुद का पर्सनल और लीगल राइट है, आप उसे वेव कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, इस डॉक्ट्रीन ने हमें यह भी सिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर एक्ट का नॉलेज नहीं है या अगर हमारे पास किसी राइट का नॉलेज नहीं है और हमने वो राइट का नॉलेज ना होने की वजह से वो राइट यूज नहीं किया, तो ये मतलब मत निकाल लेना कि हमने उस राइट को क्या कर दिया, वेव। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिलेंडर घर में ब्लास्ट होता है तो जो सिलेंडर कंपनीज हैं वो कंपनीज जनरली क्या देती है, एक कॉम्पनसेशन। अगर हमें ये पता नहीं था कि ये कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है और हमने ये कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया, तो ऐसे केस में फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने राइट वेव कर दिया। मतलब बाद में जब हमें पता लगे कि ऐसा कॉम्पनसेशन मिल सकता है और जब हम मांगने जाए वो कॉम्पनसेशन, तो हमें कोई अपने कॉम्पनसेशन के राइट से डिनाई नहीं कर सकता है। जस्ट हैविंग नो नॉलेज ऑफ द राइट वुड नॉट लीड टू अ कंक्लूजन दैट वी हैव वेव्ड आवर राइट्स। All right can be waived except fundamental right, but not having knowledge of right does not mean waiver of right. This case is this particular thing has been decided in a case law of Basheshwar Nath versus IT Commissioner. Basheshwar Nath versus IT Commissioner का ये डिसीजन है। ये था आर्टिकल नंबर 13। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है विच इज आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव टर्म है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव फ्रेज है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है लॉ कभी भी दो चीजों के या दो पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट में एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, अगर ए को आपने बोलने का राइट दिया है, इफ ए हैज द राइट टू स्पीच देन बी शैल ऑल्सो बी गिवन विद द सेम राइट टू स्पीच। अगर आपने एक पर्सन को कोई प्रिविलेज दिया तो आपको वो दूसरे पर्सन को भी प्रिविलेज देना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पीपल। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पर्सन इज पॉसिबल। एंड सेकेंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज टू ऑल पीपल। आपने एक पर्सन को एक फैसिलिटी दी, दूसरे को भी वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऐसा आप बोल सकते हैं, अगर एक पर्सन के हाथ में है एक तलवार, दूसरे पर्सन के हाथ में तलवार नहीं है, तो इन दोनों को इक्वालिटी पे लाने के दो तरीके हैं। या तो जिसके पास तलवार है उससे भी तलवार ले ली जाए, इसको बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। या तो आप एक पर्सन जिसके हाथ में तलवार है उससे भी तलवार ले लीजिए, वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और अगर आपके पास एक पर्सन के हाथ में तलवार है दूसरे के हाथ में नहीं है तो दूसरे को भी तलवार दे दीजिए, ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। या तो प्रिविलेज एक को दिए तो उससे भी छीन लो,
या फिर दूसरे को भी वो प्रिविलेज दे दीजिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ कभी भी दो लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लॉ विल ट्रीट ईच पर्सन इक्वली। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स टू पीपल इन एनी वे, इन एनी सेंस, इन एनी फॉर्म। अब ये जो आर्टिकल 14 है ये आपको बोलता है कि सर क्लास लेजिस्लेशन जो होता है वो अलग है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो होता है वो अलग है। तो अ पर्सन कैन नॉट डू क्लास लेजिस्लेशन बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का ये मतलब है कि कभी कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जरूरी हो जाता है, पर उस जरूरी डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ऑडी से जो टोल टैक्स कलेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, और अगर कोई मारुति की गाड़ी है तो उससे टोल टैक्स जो होगा वो कम रिकवर होगा, तो ये एक क्लास लेजिस्लेशन है जो कि गलत है। पर अगर मैं ये बोलूं कि ऑडी एक्सपेंसिव है इसीलिए उसके ऊपर रोड टैक्स ज्यादा है, और मारुति कम एक्सपेंसिव है इसलिए उसके ऊपर रोड टैक्स कम है, तो ये क्लास लेजिस्लेशन नहीं है, इसे भेदभाव नहीं बोल सकते। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि फीमेल और मेल दोनों के टिकट्स लगेंगे लेकिन फीमेल का कोच रिजर्व होगा और मेल्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, अगर मैं ये बोलती हूं तो मेरे पास इसको बोलने या इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। Because female are less secure, that is why I am separating their coaches from the coaches of male. ये separation जो होगा, this can be a reasonable classification but not a class legislation. ये भेदभाव allowed होता है। एक केस हुआ था, एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जितनी भी कंपनीज हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट टेक ओवर करने वाली है। अब अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी या कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज को टेक ओवर करने वाली है तो गवर्नमेंट जिन कंपनीज को टेक ओवर करेंगी वो सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होना चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी टेक ओवर तो करती है लेकिन वो सिर्फ वही वाली कंपनीज को टेक ओवर कर रही है जो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग को टेक ओवर नहीं कर रही है, तो ये क्लास लेजिस्लेशन होता है। अगर government is taking over only and only those companies which are profit making and not taking over the companies which are loss making, this is a class legislation, this is not allowed. So taking over of the companies which are only profit making is a class legislation when you have already determined या when you have already declared that transport companies को आप take over करोगे। अच्छा, आर्टिकल 14 पहली बात तो ये भी याद रखना is only and only applicable not only to citizens of India, it is not confined to citizens of India, ये applicable है सारे पर्सन पे जो citizen of India हो चाहे नहीं हो। अब अगर मैं आर्टिकल नंबर 14 का आपको अगर क्लास लेजिस्लेशन का और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा क्राइटेरिया बताऊं राइट टू इक्वालिटी के अंदर, तो लिखता है सर फॉरबिडन बाय लॉ है क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कब बोलेंगे? तो ये ऐसा बोलता है कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल तब होगा जब उसके पीछे कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो। व्हाट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मीनिंग होता है देयर इज अ रीजन ऑफ सच क्लासिफिकेशन, कोई रीजन है जिसकी वजह से हम वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब वी have an intelligible, we have an intelligence, we have a criteria to differentiate। जैसे मेल कोचेस को फीमेल कोचेस से अलग करने के पीछे और फीमेल कोचेस का रिजर्वेशन देने के पीछे क्या है? एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। दैट इज देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट, वी कैन जस्टिफाई द रीजन फॉर गिविंग दिस बाइफर्केशन। तो अगर ऐसा है तो ये क्लासिफिकेशन अलाउड है। सेकेंडली जो ऑब्जेक्टिव है वो एक रैशनल क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब व्हाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग, यू शुड हैव सम रीजनेबल रीजंस फॉर इट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीएस क्वालिफाइड लोगों को ही जॉब दूंगी जो जॉब मेरी कंप्लायंस से रिलेटेड है, एंड आई विल नॉट गिव जॉब टू दोज पीपल हु आर नॉट सीएस, तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है बिकॉज आई हैव ऑब्जेक्टिव विच इज सेट कि मैं सीएस को इसीलिए ये जॉब देना चाहती हूँ क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज लेवल है, वो स्किल्स है जो मुझे चाहिए।
अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन है इट कैन बी जोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल, मतलब ऑक्यूपेशनल या जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. आई कैन से दैट आई विल गिव जॉब टू ओनली एंड ओनली दोज पीपल हु आर सिटीजन्स ऑफ वन पर्टिकुलर स्टेट बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट. दिस इज अलाउड. मैं महाराष्ट्र की वैकेंसी सिर्फ महाराष्ट्र के सिटीजन्स के लिए निकालती हूँ तो ये ऑब्वियस है मैं मेरी गवर्नमेंट को, मेरे सिटीजन्स को पहले प्रमोट करूंगी. एंड द फोर्थ थिंग इज, कोई भी पर्सन जो अगर ये कहता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल ना होके ये क्लास लेजिस्लेशन है, द ओनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन. जो पर्सन ये बोल रहा है कि यहाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ना होके क्लास लेजिस्लेशन है, ओनर्स उसी के ऊपर है कि वो ये प्रूफ करे कि सच में क्लास लेजिस्लेशन है या नहीं. तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. नो टू पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड एंड इफ अ पर्सन इज गिवन वन पर्टिकुलर प्रिविलेज द अदर पर्सन शैल ऑल्सो बी गिवन दैट सेम प्रिविलेज. ये जो आर्टिकल है ये कभी भी सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे ना लग के ये सब पे लगता है. जो कोई भी पर्सन पे लगेगा, इवन इफ द पर्सन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देयरफॉर ये कंपनीज के ऊपर भी लगता है. आर्टिकल नंबर 14 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 15. आर्टिकल 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, sex, etc. So only and only on these grounds there can be no discrimination. ये discrimination allowed नहीं है. No discrimination shall be done on any grounds of religion, caste, race, culture, etc. There should be free access to people from drawing water from the wells, from bathing in the bathing ghats. बहुत पुराने टाइम पे ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन काफी पुराना बना हुआ है, उस समय में ऐसा हुआ करता था कि जो लोग SC, ST, OBC कैटेगरी को बिलोंग करते थे उन लोगों को नॉर्मली कुएं में से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था, उन्हें किसी पब्लिक प्लेस पे भी नहीं चलने दिया जाता था, उन्हें रोड्स का एक्सेस नहीं था. तो इसीलिए ये लिख दिया गया है कि एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कल्चर, विच कास्ट, विच क्रीड, विच सेक्स, विच रिलीजन ही और शी बिलोंग्स, दे हैव द राइट to any which ways draw water from the wells, bathe in the bathing ghats, public places of entertainment access, roads और अदर पब्लिक प्रॉपर्टीज पे उनका एक्सेस रहेगा. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यूज करते हुए स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. इस प्रोविजन को यूज करते हुए बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे SCs, STs और OBCs के लिए. इसलिए यहाँ रिजर्वेशन आपको अवेलेबल होता है. आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 16 इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल. आर्टिकल 16 बोलता है हर पर्सन को गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. मतलब अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकालती हूं तो मैं SCs, STs, OBCs सबके लिए एक रिजर्वेशन रख सकती हूँ. ये एक्सेप्शन है. वैसे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए इक्वालिटी पे निकालनी पड़ेगी. मतलब मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हूँ कि क्योंकि एक पर्सन एक पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करता है तो मैं उसकी जॉब उसको ना दूं या दूं. इस बात का डिसीजन किसी के रिलीजन वगैरह पे नहीं बेस्ड हो सकता. लेकिन अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखा जाए तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे SCs, STs, OBCs और अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ एक्सेप्शंस बने हुए हैं. दैट इज, अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी को इक्वालिटी पे लाना चाहते हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बैकवर्ड थे तो इनके हाथ में तलवार नहीं थी तो अब इनको तलवार दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके हाथ में तो ऑलरेडी वो तलवार एग्जिस्ट करती है. तो SCs के लिए जो रिजर्वेशन है, वैसे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब देने में, लेकिन SCs के लिए 15% रिजर्वेशन करना पड़ेगा, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन करना पड़ेगा, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन करना पड़ेगा और इकोनॉमिकली वीकर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन है. जहां SCs, STs और OBCs के लिए किया जाने वाला मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% हो सकता है.
तो आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, लेकिन एक्सेप्शन में एससी, एसटीज, ओबीसीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी है, जिनमें एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5, ओबीसी के लिए 27 और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए 10% रिजर्वेशन मैक्सिमम अलाउड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन अलाउड अगर किया जाए तो वो अलाउड है। जैसे अगर मैं किसी पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से फाइनेंस की पोस्ट पे रखती हूँ या कोई ऑडिटिंग की पोस्ट पे रखती हूँ, या मैं अगर किसी पर्सन को किसी कंपनी सेक्रेटरी होने की वजह से डिलीजेंस का काम देती हूँ, तो ये पोजिशनल, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो अगर रिक्वायर्ड है तो आप इस बेसिस पे अगर आप कोई जॉब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो उसे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलोगे। वैसे ही रिलीजियस नेचर पे अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं तो चलेगा। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक मुस्लिम है उन्हें मौलाना बनाना चाहती हूँ तो वो मौलाना ही मुस्लिम ही बनेंगे, मैं कभी भी किसी हिंदू को मौलाना नहीं बना सकती हूँ क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट ही वैसी है। एंड वाइस वर्सा, मैं मंदिर में पुजारी किसी मुस्लिम को नहीं बना सकती। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट और पार्ट इज अलाउड। मेरे स्टेट की गवर्नमेंट, एमपी स्टेट की गवर्नमेंट एमपी के ही सिटीजन्स को पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करके देगी। तो अगर ऐसा बाइफर्केशन किया है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया है तो ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होता है। दिस इज आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 14 equality before law and equal protection of law, article 15 no discrimination, article 16 equal employment opportunities to all। इसके बाद आता है आर्टिकल 17 जो एक छोटा सा आर्टिकल है, कहता है अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। जो छुआछूत वाली प्रॉब्लम थी जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी उसे अबॉलिश किया है। सोशल बॉयकॉट को अनटचेबिलिटी नहीं बोलेंगे। समाज से अगर आप किसी को बाहर करते हो, सामाजिक बहिष्कार करते हो, से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसकी फैमिली क्रिमिनल है और आप उसे सोसाइटी से ही अलग कर देते हो, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17। वो सोशल बॉयकॉट है, वो अनटचेबिलिटी नहीं है। आर्टिकल 18 अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है, कहता है कोई भी पर्सन जो किसी भी तरीके से इंडिया का सिटीजन है, किसी भी तरीके से प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता है, जैसे किंग, क्वीन, एम्परर, एम्परेस, ये सब वो यूज नहीं कर सकता। पहले सर, मैडम, ये सारे टाइटल दिया करते थे, अब अलाउड नहीं है। अगर आज के डेट में कोई इंडिया का सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट को सर्व करता है और उसे अगर कोई टाइटल चाहिए तो फिर वो टाइटल केवल और केवल प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में ही एक्सेप्ट कर सकता है, वरना नहीं। जनरली यूजुअली इंडिया के अंदर ऐसे टाइटल्स अलाउड नहीं है। हाँ, अगर रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक्सेप्ट कर सकते हो, पर अपने नाम के आगे आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं लिख सकते हो, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि एनी एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल इज अलाउड, जैसे आर्मी में, नेवी में, मिलिट्री में जो कर्नल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, या आप अगर अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस ये सब लिखना चाहते हो, ये अलाउड होते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से 22 अब फ्रीडम के राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल 19 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 इज द राइट विच इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू पीपल हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन अदर देन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 हमें 6 अलग अलग राइट्स देता है। पहला राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। हमें अपने तरीके से बोलने की, हमें अपने तरीके से बातों को एक्सप्रेस करने की आजादी है। आर्टिकल नंबर 19 इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। आर्टिकल नंबर 19 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 19 के पहले राइट के बाद आता है दूसरा राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ गैदरिंग विदाउट एनी आर्म्स, देन फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन, freedom of moving in any part of the country, freedom to reside in any part of India, right to occupation and trade in any part of India। ये 6 फ्रीडम्स हमें अवेलेबल है। हालांकि आर्टिकल 19 की दी गई जो भी फ्रीडम है वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। दैट इज
माना कि हमारे पास में आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ यूज करना है। जैसे अगर आपके पास ये राइट है तो इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते, इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोल सकते। Any such speech which disturbs the friendly relations of India with any other states is not allowed. Anything which disturbs the public order is not allowed. Anything which is defamatory is not allowed. Anything which is an instigation of an offense. मैं आपको कोई offense करने के लिए, उकसाने के लिए कोई अगर कुछ बात बोल रही हूँ, ये allowed नहीं है। मोरालिटी डिसेंसी के अगेंस्ट कोई बात बोलना अलाउड नहीं है, और अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोटेक्शन है उसके लिए कोई बात बोलनी है, ये भी अलाउड नहीं है, मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 6 फ्रीडम देता है। आर्टिकल नंबर 19 की पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरी गैदर विदाउट आर्म्स एंड एमिनेशंस, थर्ड फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो। फ्रीडम ऑफ गैदरिंग विदाउट आर्म्स एंड एमिनेशंस का मतलब होता है हम अपनी बात व्यक्त करने के लिए धरना दे सकते हैं, वी कैन प्रोटेस्ट, बट दोज प्रोटेस्ट शुड नॉट बी एनी ऑफ सच काइंड जिससे कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, या कोई आर्म्स एंड एमिनेशंस, आप तलवार चाकू भाले लेके आ गए, वो आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, किसी भी बिजनेस को कर सकते हो, इंडिया की किसी भी पार्ट में यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। कोई भी बात जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, डिफेमेटरी है, वो आप नहीं बोल सकते हो। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा और क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इट विल डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। जैसे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के आप किस ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्टिव को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दूसरा, ये कितनी लॉफुल है रिस्ट्रिक्शन। तीसरा, ये कितने टाइम के लिए लगी है रिस्ट्रिक्शन। चौथा, ऐसा क्या ईवल है जो आप स्टॉप करना चाहते हैं। एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस प्रिवेलिंग जब हमने ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी। दिस इज आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 20। 20 के 3 पार्ट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 20 का पहला पार्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉज है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉज का मतलब होता है कोई नया लॉ पुराने एक्ट को ऑफेंस नहीं मान सकता। मैंने आज मर्डर किया, आज मर्डर करने की सजा नहीं थी, कल अगर मान लीजिए कि मर्डर करने की लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा हो गई, तो मैंने आज मर्डर किया था कल नहीं, तो आप मुझे बाद में किसी सजा को लाके या इंट्रोड्यूस करके एक दिन पहले, मतलब मैंने अगर कोई ऑफेंस किया तो जिस दिन वो ऑफेंस किया अगर वो उस दिन क्राइम नहीं है तो बाद में उसी चीज को क्राइम डिक्लेयर करके आप मुझे पहले किए गए एक्ट के लिए कोई पेनाल्टी मुझ पे नहीं लगा सकते या एक्शंस नहीं ले सकते। सेकेंडली, मैंने अगर मर्डर किया और आज मर्डर करने पे 7 years का इम्प्रिजनमेंट है, मेरा ट्रायल पेंडिंग था, अभी कोर्ट ने मेरे को मर्डर का पनिशमेंट नहीं दिया, अभी मेरे पे मर्डर के चार्जेस एलिगेटरी थे, वो प्रूव नहीं हुए, और मान लीजिए कि मर्डर के चार्जेस प्रूव होते, तब तक मर्डर की जो सजा है वो मान लीजिए हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आप मुझ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पेनाल्टी नहीं लगा सकते हो। नो न्यू लॉ कैन इंक्रीज द पनिशमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सिविल लॉज में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कभी भी कोई पनिशमेंट भले ही दे सकते हो आप, लेकिन क्रिमिनल लॉज में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई इंपैक्ट देना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ बोलता है कोई नया लॉ किसी पुराने एक्ट को ऑफेंस ट्रीट नहीं कर सकता, ना ही वो कोई पनिशमेंट बढ़ा सकता है कोई नए लॉ को लाके, और क्रिमिनल लॉज कभी भी बैकडेट से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, सिविल लॉज तो फिर भी हो सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 20 का पहला पार्ट 21, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स फैक्टो लॉ। सेकेंड, आर्टिकल नंबर 20 का सेकेंड पार्ट 2 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पैरोडी। एक पर्सन को एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिश किया जा सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पैरोडी। One person cannot be prosecuted and punished for single crime twice.
हाँ, आप उसको उसके केस को रीओपन कर सकते हो, आप उस पर 2 ट्रायल्स कर सकते हो, या आप अगर उसके 2 अलग अलग क्राइम्स है उनके चार्जेस अलग अलग चला सकते हो। जैसे मर्डर और रॉबरी 2 क्राइम है, तो आप 2 क्राइम की अलग अलग सजा एक साथ उसे चला के दे सकते हो। लेकिन एक पर्सन ने एक बार मर्डर किया तो उसे फांसी पे एक ही बार लटकाया जा सकता है, 2 बार नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी, अ पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर अ सिंगल ऑफेंस ओनली वंस। एक बार पर्सन मर्डर करके आया, वो बाहर छूट गया 7 साल बाद, उसने दूसरे किसी पर्सन का मर्डर कर दिया, तो भले ही आप उसे दूसरी सजा दे दो, लेकिन सेम क्राइम के लिए आप उसे एक ही बार सजा दे सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन? मैं अपने खिलाफ गवाही दे दूं, ऐसा मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मुझे मेरे मर्डर की सजा आप दोगे, आप पुलिस एविडेंस ढूंढे, पुलिस एविडेंस ढूंढते समय मुझसे जो स्टेटमेंट लेती है वो स्टेटमेंट भी वैलिड प्रूफ नहीं होते, वो स्टेटमेंट मैं बदल सकती हूँ मजिस्ट्रेट के सामने जाके। तो इवन अ मजिस्ट्रेट, मतलब मैं जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दूंगी वो फाइनल होंगे, मैं कभी भी अपने ही अगेंस्ट कोई गवाही या कोई सबूत नहीं दे सकती। अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ इन एनी मैनर। दिस इज आर्टिकल नंबर 20. Now comes article number 21. Article 21 is right to life and personal liberty. An important article. Article 21 states that right to life is available with dignity to every person. Nobody can be deprived of his right or his or her right to live life with dignity. कोई पर्सन अपने किसी भी राइट को, जो डिग्निटी के साथ जीने का राइट है, उसको नहीं छोड़ेगा। वो प्रोसीजर्स, अगर आप मान लीजिए, एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, जैसे अगर मैंने किसी को अरेस्ट किया क्योंकि मैं पुलिस हूं तो एक अलग बात है, अदरवाइज किसी को बंदी बना के आप रख रहे हैं, फिजिकल डिटेनिंग कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। उसका राइट है फ्रीली घूमने का, आप उस राइट को वायलेट नहीं कर सकते। रैगिंग इज ए वोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 बताया था, बताया हुआ है। आर्टिकल 21 में रैगिंग जो करते हो आप, वो भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही वोलेशन है। यहाँ तक कि बेल जो आप लेते हो, बेल, दैट इज ऑल्सो वोलेशन ऑफ राइट, मतलब दैट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू यू। बेल क्यों दी जा रही है आपको? क्योंकि अगर आपको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद में आपको कह दिया गया कि आप इतने टाइम तक, जब तक आपका गुनाह प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप जेल में रहेंगे, तो आप हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं। इसलिए किसी भी तरीके से बेल प्रोवाइड होना, ये आर्टिकल 21 का राइट है। इसके अंदर 3 केस है। एक पहला केस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कहता है राइट ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, किसी को फिजिकली डिटेन करके रखना गलत है, नोबडी कैन बी फिजिकली डिटेन। दूसरा खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, जो बोलता है कि बॉडीली कॉन्स्ट्रेन अकेला नहीं होता, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल शॉक भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट होते हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। और सतवंत सिंह सावने वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर का केस था, जो बोलता है अगर आप किसी पर्सन को उसका पासपोर्ट देने से रोक रहे हैं, मतलब उसे आप कहीं जाने से रोक रहे हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। बिना किसी रीजन के आप किसी का पासपोर्ट डिटेन नहीं कर सकते। इसी के बाद आता है आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एडुकेशन। राइट टू एडुकेशन फ्री है, कंपलसरी है हर चिल्ड्रन को जो 6 से 14 ईयर्स तक की एज के हैं। हर वो बच्चा जो 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक के बीच की एज का है, उसे अगर आप किसी भी तरीके से एजुकेट कर रहे हो तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उसका राइट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी पर्सन को आप डिटेन करेंगे, किसी पर्सन को आप रोकेंगे कहीं जाने आने से। अब ये जो राइट है, ये एक्चुअली में एक राइट है, प्लस ये एक पावर जो आप के ऊपर पुलिस वाले या कोई अथॉरिटीज यूज करते हैं, उसका एक मेजरमेंट भी है। ये आर्टिकल आपको ऐसा बोलता है कि आप किसी पर्सन को वैसे तो डिटेन नहीं कर सकते क्योंकि उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट होता है, लेकिन अगर किसी रीजन से हमें उसे डिटेन करना पड़ा, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का
डिटेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो वो जो मर्डर है उस मर्डर के चार्जेस में हमें ऐसा डर है कि ये भाग जाएगा, ये कहीं भाग जा सकता है, तो हम उसे प्रिवेंट करके रखेंगे, डिटेन कर देंगे विदाउट एनी ट्रायल बिफोर मूविंग टू द कोर्ट। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट का नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि हम उसे कोई गलत काम करने से रोकते हैं या फिर उसे भागने से रोकते हैं। ना तो ऑफेंस अभी प्रूव हुआ, ना चार्जेस अभी प्रूव हुए, तो भी चार्जेस फॉर्मुलेट भी नहीं हुए, तो भी हम ये राइट उसके ऊपर 100% लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा काम कर सकता है या किया हुआ है उसने जो फॉरबिडन बाय लॉ है। लेकिन इसके कुछ सेफगार्डिंग है जो आपको याद रखनी है। अगर आप किसी पर्सन को डिटेन करते हैं तो उसे मैक्सिमम आप 3 मंथ्स के लिए डिटेन कर सकते हैं। आप उसे जब डिटेन करें उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है, और जब आप उसे डिटेन करें तो उस पर्सन को आपको एक लॉयर या असिस्टेंस अपॉइंट करने का राइट देना पड़ता है, और उसे जो भी असिस्टेंस चाहिए वो असिस्टेंस लेने का और कम्युनिकेशन का आपको राइट देना पड़ता है। तो द अथॉरिटी ऑर्डरिंग सच डिटेंशन शैल कम्युनिकेट टू हिम कि अच्छा उसे ग्राउंड भी बताने पड़ते हैं कि क्यों आपने उसे अरेस्ट किया है, एंड अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। अगर किसी पर्सन को आपने डिटेन किया और उसके अगेंस्ट कोई आपको एविडेंस नहीं मिलता है तो उसे इमीडिएटली फ्री कीजिए 3 मंथ्स के अंदर। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है डिटेंशन तो 3 मंथ्स में फ्री कर दीजिए, और अगर डिटेंशन प्रूव हो जाता है तो 2 साल तक आप उसे इम्प्रिजन करके रख सकते हैं। दिस इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 हमें समझाता है बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इंसान, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स टू बी बॉट एंड सोल्ड। ह्यूमन बींग्स को आप बेच खरीद नहीं सकते हो। यू कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स ह्यूमन बींग एज ऑब्जेक्ट्स टू बी आइटम्स टू बी बॉट एंड सोल्ड। बेगर सिस्टम भी इसी का पार्ट है। बॉन्डेड लेबर, परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करता है, कहता है अगर कोई स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड चीजें हैं चिल्ड्रन के लिए, जो स्किल रिलेटेड टास्क है, उनको आप जरूर से यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई सिंगर बहुत अच्छा है तो वो जो सिंगर है वो बच्चा है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो उससे वो आप काम करवा रहे हो, उसे आप लेबर नहीं कहोगे। अदरवाइज 14 ईयर्स से कम के बच्चों को काम कराना, बाल श्रमिक जिसको होता है, वो दैट इज बैंड। आर्टिकल 25 बोलता है कि हमें अपना रिलीजन फॉलो प्रमोट करने का राइट है। आर्टिकल 26 हमें अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन करने का राइट देता है, और आर्टिकल 27 बोलता है कि इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चैरिटी या डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं देना चाहिए। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ये ऐसे ही लिख दिए। ऐसे ही 29 माइनॉरिटी, अगर कोई रिलीजन है तो उन्हें अपनी कम्युनिटी प्रिजर्व करने का राइट है। जैसे पारसी कम्युनिटी अगर अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ करती है तो वो अलाउड है। और आर्टिकल 30 बोलता है माइनॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकती है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी। मोर और लेस एक पार्ट आपके चैप्टर का यहां खत्म होता है। दूसरा पार्ट आर्टिकल 32 और 226 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है, जिसमें रेमेडी है रिट नाम से, रिट पिटीशन। कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी अथॉरिटी पे और अगर उसे कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ये रिट कब लगाई जा सकती है? ये रिट सिर्फ और सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब आपको कोई और दूसरी रेमेडी अवेलेबल ही ना हो। रिट कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन ओनली एंड ओनली द अदर रेमेडीज ऑफ लॉ हैज एग्जॉस्टेड, या फिर कोई रेमेडी है ही नहीं लॉ में। अब ये रिट किसको फाइल की जाएगी? या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट को। अगर आपका कोई जो राइट वायलेट होता है वो फंडामेंटल राइट है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अदर देन फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ऐसे केस में फिर आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। तो बेसिकली जो पिटीशन हम फाइल करते हैं आर्टिकल 32 और 226 में, हाई कोर्ट को 226 में, सुप्रीम कोर्ट को 32 में, उसी का नाम होता है रिट। अब रिट होती है 5 टाइप्स की।
पहली रिट होती है हैबियस कॉर्पस, टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, मतलब अगर किसी पर्सन को आपने डिटेन किया, आप उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके नहीं जा रहे, तो या तो उसके घर के लोग या वो खुद एक कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएगा कि सर इस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। अनऑथराइजली आपने किसी को डिटेन किया या ऑथराइजली भी डिटेन किया पर आप उसे सामने नहीं ला रहे हो, तो रिट पिटीशन लगा के ये हम बोलेंगे कि सर इस पर्सन को सामने लाया जाए। हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ। सेकेंड होती है मैंडमस रिट, जब अगर किसी अथॉरिटी को कोई काम करना कंपलसरी था पर वो अपना काम नहीं कर रही है, तो उसे कमांड दिलवाने के लिए कि वो काम करे। फॉर एग्जांपल, पुलिस अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखती है तो रिट पिटीशन फाइल करके आप पुलिस को ये ऑर्डर दिलवा सकते हो कोर्ट से कि हमारी एफआईआर लिखी जाए। एनी सच थिंग विच इज टू बी डन हैज कंपल्सरीली, मैंडेबस मीन्स मैंडेटरी, कोई चीज मैंडेटरी करनी थी आप नहीं कर रहे हैं तो आपको वो कंपल्सरीली करवाने के लिए जो रिट फाइल होती है दैट इज नोन एज मैंडेबस रिट। Anything which was justifiable of being done if it is not done. And इसका उल्टा है प्रोहिबिशनरी रिट, जो काम आपको नहीं करना चाहिए। एक 3 स्टार वाले पुलिस ऑफिसर को जो काम नहीं करना चाहिए वो करने लग गया, अथॉरिटी से बाहर चला गया। व्हाइट ड्रेस वाले ट्रैफिक पुलिस वालों को चालान काटने का राइट नहीं होता, वो अगर चालान काटने लगे तो उसे उस चालान को काटने से रोकने का जो रिट है वो प्रोहिबिशनरी रिट है, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू। जब कोर्ट ये बोलती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, दैट इज अ प्रोहिबिशनरी रिट। मैंडमस की जस्ट ऑपोजिट। फिर आती है सर्टियोररी रिट विच मींस टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ, मतलब अगर आपने कोई ऐसी, जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई डिसीजन लेने का या कोई चालान काटने का राइट वाइट ड्रेस वाले पुलिस वालों को नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने चालान काट दिया, तो हमने प्रोहिबिशन से तो उनको वो चालान काटने से रोका, लेकिन जो चालान कट गए उनका क्या, तो उनको हम क्या करेंगे, उन चालान को, उन टोकन्स को हम क्वैश कर देंगे, खत्म कर देंगे। दैट इज सर्टियोररी रिट, सर्टिफिकेशन ही खत्म कर देंगे, नल एंड वॉइड बना देंगे किसी ऑर्डर को जो प्रोहिबिशन से हमने रोका है। मतलब हमने प्रोहिबिशनरी रेट लगा के आपको वो काम करने से रोका और अब आपने जो वो पहले काम किया उस काम को हम नल एंड वॉइड प्रूव कर रहे हैं, किससे, सर्टियोररी से। एंड द लास्ट इज क्यो वारंटो, अगर कोई पर्सन कोई अपनी अथॉरिटी पे बैठ के कोई काम कर रहा है और हमें उसकी अथॉरिटी पे डाउट है तो हम उससे ये पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ क्यो वारंटो रिट। व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप अपने काम करने का डेजिग्नेशन क्या रखते हैं वो हमें प्रूव करके दीजिए, दैट इज नोन एज क्यो वारंटो रिट। तो ये 5 रिट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। in exam you may face questions related to these writs. इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट आता है जो आर्टिकल 37 से 51 के अंदर दिया है, एंड दिस इज नाउ पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऐसा समझाते हैं कि फंडामेंटल, देखिए ये कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होंगे ना वो क्यों दिए हैं, बोलते हैं दीज आर फंडामेंटल्स टू गवर्नेंस, ये कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं कि उन्हें कैसे कंट्रोल लगाना चाहिए, तो ये वो गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फिर सेट करोगे एज अ मींस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक गोल की तरह काम करते, तो गोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुड बी अचीव्ड अनलेस एंड ओनली व्हेन द सिटीजंस एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट। ये वैसी बात है, से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एमपी को अपलिफ्ट करना है तो मैंने कई सारी स्कीम्स दी, जैसे मान लीजिए मेरे को एक स्लम एरिया डेवलप करना है तो मैंने वहां पर टैक्स फ्री कुछ एरिया, या मान लीजिए मैंने फ्लैट बना के दिए, मुझे पावर्टी खत्म करनी थी तो मैंने जितने भी बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं उनको सबको घर बना के दिए, तो ये मेरा एक डायरेक्शन है टुवर्ड स्टेट का अपलिफ्टमेंट। पर ये कब पूरा हो पाएगा, जब वो लोग उस घर में जाके रहेंगे तब, और ये उनका उस घर में जाके रहना उनका फंडामेंटल राइट है, तो जब तक वो अपना फंडामेंटल राइट ऑफ लिविंग इन दैट होम एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे तब तक मैं अपने डायरेक्शंस को, जिसमें मैं बोल रही हूं मैं अपलिफ्ट करूंगी एमपी को, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। एक केस हुआ था चंपकराम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो बोलता है फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुप्रीम होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसके सब्सिडियरी होते हैं।
तो कभी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट के बाहर चले जाएं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वैलिड नहीं होते, फंडामेंटल राइट हमेशा सबसे सुप्रीम होते हैं। तो जब भी कोई न्यू पॉलिसीज बनाई जाती है तो एक चेकलिस्ट बनाई जाती है कि ताकि हम फंडामेंटल राइट के खिलाफ ना चले जाए, और उसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51A हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। ये बहुत सिंपल है भाई, अगर हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं तो हमारी ड्यूटी है हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करके चलें, नेशनल हेरिटेज को प्रिवेंट करें, हार्मोनी प्रिवेंट करें, जब भी ज़रूरत हो अपनी कंट्री के लिए हम खड़े रहें, डिफेंड द कंट्री वेन एवर कॉल्ड अपॉन, एंड सच डिफेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनी वे, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कुछ भी हो, एंड नो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट विमेन करना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सेक्शन 123 एंड 213। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशंस अराइज हो गई तो ऐसे केस में इंडिया दैट इज कंट्री के लिए अगर आपको कोई लॉ बनाने हैं सेंटर वाले, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करेगा। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी सा एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ तब इफेक्टिव होगा जब सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कोई अर्जेंट सिचुएशन बनी है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब अगर पार्लियामेंट सेशन में आ गई तो जब से पार्लियामेंट सेशन में आती है वहां से 6 वीक्स तक आप इस पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल ले लीजिए इस ऑर्डिनेंस पे, उसको एक्ट बनाने के लिए। अगर ऐसी कोई अप्रूवल आपने 6 वीक्स के विद इन नहीं ली तो आप उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड ट्रीट कर लेंगे। और यही चीज अगर आप स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो वो गवर्नर बनाता है ऑर्डिनेंस, जो सिर्फ स्टेट पे अप्लाई होते हैं। क्या गवर्नर बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के ऑर्डिनेंस बना सकता है? वैसे तो बना सकता है, लेकिन अगर किसी लॉ ने बोला है कि प्रेसिडेंट को पूछना तो पूछ लेना, या जरूरी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पूछना तो पूछ लेना, या फिर किसी दूसरे जगह के गवर्नर ने ऐसे ही एक्ट बनाया जो कि प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको अब प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। तो गवर्नर प्रोम्युलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल 246 आता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट मैटर। देखिए समझिए, अगर मेरा मैटर स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट उस पे लॉ बनाएगी। अगर मेरा मैटर यूनियन लिस्ट में है तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है जो मैटर स्टेट लिस्ट में है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती हो? जवाब है वैसे तो नहीं हो सकता, पर कुछ केस में हो सकता है। तो वो जो केस है वो क्या क्या है? वो केस है C9। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया हो, गवर्नमेंट ही गिर गई हो किसी जगह की, तो हमें जाना ही पड़ेगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट ही गिर गई तो सेंटर उसके लिए क्या बनाएगा? डिसीजंस लेगा। या मान लीजिए 2 स्टेट में डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसे केस में डिस्प्यूट रिजॉल्विंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। आई मतलब इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ओलंपिक्स की बात चल रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात चल रही है, तो भले ही चाहे वो एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहे हैं पर सेंटर इन्वॉल्व रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात चल रही है, नेशनल इंटरेस्ट, कोई नेशन से रिलेटेड बात चल रही है तो भी सेंटर इसमें वो बनाएगा। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी की बात चल रही है, पूरे इंडिया पे अप्लाई होनी चाहिए वो इमरजेंसी, तो भी उस पे सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट मैटर होने के बावजूद भी सेंटर उसके ऊपर डिसीजंस ले सकता है। देन कम्स आर्टिकल 268। 268 बात करता है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं क्या? तो जवाब 3 पार्ट्स में आता है। आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम है, तो आप उन सुप्रीम चीजों को कभी भी अमेंड कर सकते हैं क्या? तो ऐसा बोला जाता है, देखो अगर ये अलाउ हो गया तो फिर वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 13 का।
पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है तो फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम है, तो उनको अमेंड करना आर्टिकल 13 की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा है सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स अगर अमेंड नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड होना चाहिए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स अमेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज। मतलब आपका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर लीजिए, लेकिन प्लीज ये चेक कर लीजिएगा कि इससे आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू खत्म तो नहीं होती। Then 301 to 305 freedom of trade, commerce and intercourse. 301 बोलता है free India, that is you can trade in any part of the country. Taxes वगैरह के हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, अदरवाइज इंडियन टेरिटरी में आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 302 बोलता है कि पार्लियामेंट कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे पार्लियामेंट किसी स्टेट में लिकर बैन कर रही है या उसका ट्रेड बैन करी, जैसे गुजरात में लिकर बैंड है, तो दैट इज फॉर अ रीजन, तो वो किया जा सकता है। देन आर्टिकल 303 बोलता है पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन को लगाने में एक्सेप्ट फॉर 302। स्केर्सिटी ऑफ गुड्स है तो अलग बात है, जैसे पंजाब में अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कमी है तो वो हरियाणा को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देने से रोक सकते हैं। 304 स्टेट टैक्सेस इंपोज कर सकता है दूसरे स्टेट्स के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन टैक्सेबल हो तो। और 305 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली को अफेक्ट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट टू अफेक्ट एनी स्टेट मोनोपोली। मतलब अगर किसी स्टेट का अकेले का किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर राइट है तो आप उस राइट को, उस मोनोपोली को आप खत्म नहीं कर सकते। This is majorly about the Constitution of India from the angle of CSEET. इसके अंदर कुछ plenary powers और colorable legislation और harmonious construction के रूल है, जो आप interpretation of statutes वाले चैप्टर के साथ अगर लिंक करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। This is all about Constitution of India as per या for CS Executive। More or less हमने इसकी मेजर आर्टिकल्स को यहाँ पर एक क्रक्स उसका लेकर रिवाइज कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।